हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 का इतिहास का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2011 से 2025 तक का प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। इसका आज तीसरा वीडियो है। यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर का आज तीसरा वीडियो है। इसके पहले इसका दो वीडियो, पहला वीडियो में वस्तुनिष्ठ, दूसरा में लघु उत्तरीय प्रश्न अपलोड किया जा चुका है। जिन लोगों ने नहीं देखा होगा जाके इसके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आज हम लोग शुरू करते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन क्या है? इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान था? इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान था? देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला क्या है। मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग सेनापति था। मेजनी क्या था? साहित्यकार, गणतंत्र विचारों का समर्थक और योग सेनापति था। वह राष्ट्रवादियों द्वारा गठित कार्बोनेरी दल का सदस्य था। क्या था? राष्ट्रवादियों द्वारा गठित कार्बोनेरी दल का सदस्य था। 1830 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव से 1830 ईस्वी के क्या फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव से इटली अछूता नहीं रहा। मेजनी ने इन नागरिक आंदोलनों का उपयोग करते हुए उत्तरी मध्य इटली में एकीकृत गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक द्वारा इन राष्ट्रवादी नागरिकों आंदोलन को दबा दिया और मेजनी को इटली से पलायन करना पड़ा। मेजनी का इटली से पलायन करना पड़ा। 1848 में जब फ्रांस सहित पूरे यूरोप में 1848 में जब फ्रांस सहित क्या पूरे यूरोप में क्रांति का दौर आया तो मेटरनिक को भी अंततः ऑस्ट्रिया छोड़ना पड़ा। इसके बाद इटली की राजनीति में पुनः मेजनी का आगमन हुआ, किंतु ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप से इटली में हुए जनवादी आंदोलन को कुचल दिया गया। इस प्रकार मेजनी की पुनः हार हुई और वह पलायन कर गया। देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है। 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य 3 कारणों का उल्लेख करें। 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य 3 कारणों का उल्लेख करें। ये वीवीआई क्वेश्चन भी हो सकता है, क्योंकि देखते हैं 13, 14, 19, 20, 22, 24, 25 नहीं तो 26 में आ सकता है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। फ्रांस में जुलाई 1830 की क्रांति के पश्चात फ्रांस में 1830 की क्रांति के पश्चात अल्लेयंस के लुईस फिलिप ने उदारवादियों, पत्रकारों तथा पेरिस की जनता के समर्थन में सत्ता प्राप्त की। राजा बनने के बाद लुईस फिलिप ने मताधिकार को मध्यम वर्ग तक पहुंचा दिया, किंतु साधारण जनता को कोई लाभ नहीं मिला। लुईस फिलिप समाज के विभिन्न वर्ग, समाजवादियों, गणतंत्रवादियों, निरंकुशवादियों आदि को भी संतुष्ट नहीं कर सका। यद्यपि लुईस फिलिप की नीति उदारवाद की ओर अग्रसर थी, किंतु क्या वह स्वयं नहीं। उसने समाजवादियों के खिलाफ पूंजीपतियों का पक्ष लिया। गणतंत्रवाद के प्रति उसका प्रतिक्रियावादी नीति था। दमनात्मक कार्यों ने 1848 की क्रांति को जन्म दिया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। राष्ट्रवाद के उदय के कारणों एवं परिणाम की चर्चा करें। राष्ट्रवाद के उदय के कारणों एवं क्या परिणामों की चर्चा करें। तो राष्ट्रवाद के कारण क्या है? राष्ट्र की भावना का जन्म पुनर्जागरण काल में ही हो चुका था। राष्ट्र की भावना का जन्म पुनर्जागरण काल में ही हो चुका था, परंतु इसका उदय एवं विकास 1789 की फ्रांसीसी क्रांति में हुआ। इस क्रांति ने राजनीति को कुलीन वर्गों के हाथ से निकालकर मध्यम और सर्वसाधारण वर्ग तक पहुंचा दिया। इससे यूरोप में निरंकुशवाद के विरुद्ध राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई। इसका प्रभाव अन्य राष्ट्रों पर भी पड़ा। बाद में नेपोलियन ने अपनी विजयों एवं नीतियों के राष्ट्रवादी भावना के आगे बढ़ाया। इटली और जर्मनी को एकमात्र भौगोलिक
इटली और जर्मनी को एकमात्र भौगोलिक अभिव्यक्ति से बाहर लाकर एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। इसके साथ ही नेपोलियन के इसके साथ ही क्या नेपोलियन के आधिपत्य के विरुद्ध भी राष्ट्रवादी भावना का विकास हुआ। मेटरनिख की नीतियों ने भी राष्ट्रवादी भावना को बढ़ावा दिया। समष्टि यूरोप इसके प्रभाव में आ गया। समष्टि यूरोप क्या इसके प्रभाव में आ गया। इसका प्रभाव देखते हैं। राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित होकर राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित होकर 1830-48 में के मध्य यूरोपीय राष्ट्रों में क्रांति हुई, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक नए राज्यों का उदय हुआ। यूनान, जर्मन एवं इटली के स्वतंत्र राष्ट्रों का उदय भी राष्ट्रवाद के कारण हुआ। दूसरा कारण है औपनिवेशिक शासकों के विरुद्ध मुक्ति आंदोलन चलाए गए। भारतीयों पर भी राष्ट्रवाद का गहरा प्रभाव पड़ा। भारतीय धर्म सुधार आंदोलन के नेताओं पर भी राष्ट्रवाद की भावना का व्यापक प्रभाव पड़ा। राष्ट्रवाद के विकास से प्रतिक्रियावादी और कुछ शक्तियां कमजोर पड़ गई। राष्ट्रवाद के विकास से साम्राज्यवादी प्रवृत्तियां भी बढ़ी और संकीर्ण राष्ट्रवाद का उदय हुआ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त विवरण दे। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त विवरण दे। यूनान का अपना गौरव में अतीत रहा है। यूनान का क्या है अपना गौरव में अतीत रहा है, जिसके कारण इसे पाश्चात्य राष्ट्रों का मुख्य स्रोत मानता है। इसे पाश्चात्य राष्ट्रों का मुख्य स्रोत मानता है। यूनानी साहित्यिक प्रगति, विचार, कला, विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान आदि क्षेत्रों में उपलब्धि पाश्चात्य देशों के लिए प्रेरणा का स्रोत थी। और पाश्चात्य देश क्या है प्रेरणा के स्रोत थी। पुनर्जागरण काल से ही पाश्चात्य देशों ने यूनान से प्रेरणा लेकर काफी विकास किया था। परंतु इसके बावजूद यूनान अभी भी तुर्क साम्राज्य के अधीन था। क्या था? तुर्क साम्राज्य के अधीन था। फ्रांसीसी क्रांति से क्या प्रभावित होकर यूरोपियों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ। धर्म, जाति और संस्कृति के आधार पर यूनानियों की पहचान फलता। यूनान में तुर्की शासन से भी पहले अपने को अलग करने के लिए कई आंदोलन चलाए जाने लगे। इसके लिए वहाँ हितेरिया फिलाइका नामक संस्था का स्थापना ओडिशा नामक स्थान पर की गई। यूनान की स्वतंत्र एवं समान समस्त यूरोप के नागरिक करते थे। इंग्लैंड का महान कवि लॉर्ड बायरन यूनानी के स्वतंत्रता के लिए यूनान में ही शहीद हो गए। इस घटना से संपूर्ण यूरोप की सहानुभूति यूनान के प्रति बढ़ चुकी थी। रूस जैसे साम्राज्यवादी राष्ट्र भी यूनान के स्वतंत्रता का समर्थक था। रूस तथा यूनान को लोग ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च को मानते थे। 5वां क्वेश्चन रखते हैं। इटली के एकीकरण में मेजनी, काबुल और गैरिबाल्डी के योगदानों को बताएं। इटली के एकीकरण में क्या है मेजनी, काबुल और गैरिबाल्डी के योगदानों को बताएं। इटली के एकीकरण में मेजनी, काबुल और गैरिबाल्डी के निम्नलिखित योगदान है। क्या है निम्नलिखित योगदान है? क्या क्या रखते हैं? मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचार का समर्थक और योग सेनापति था। मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचार का समर्थक और योग सेनापति था। मेजनी संपूर्ण इटली का एकीकरण कर मेजनी क्या है संपूर्ण इटली का एकीकरण कर उसे गणराज्य बनाना चाहता था। जबकि सर्डिनिया पिडमोंट का शासक एल्बर्ट अपने नेतृत्व में सभी प्रांतों का विलय करना चाहता था। उधर पोप भी इटली को धर्मराज बनाने का पसंद था। पोप क्या था? इटली को धर्मराज बनाने का पसंद था। इस तरह विचारों से टकराव के कारण इटली के एकीकरण का मार्ग अवरुद्ध हो गया। कालांतर में ऑस्ट्रिया द्वारा इटली के कुछ भागों पर आक्रमण किए जाने जिससे सर्डिनिया के शासक चार एडवर्ड के पराजय हो गई। ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप से इटली में
ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप से इटली में जन आंदोलन को कुचल दिया गया। इसी प्रकार मेजनी की पुनः हार हुई और पलायन कर गया। 1848 की इटली के एकीकरण के लिए किए गए प्रयास वस्तुतः असफल हो रहे, परंतु धीरे धीरे इन आंदोलनों के कारण जन जागरूकता बढ़ती रही और राष्ट्रीयता की भावना तीव्र हो रही थी। इटली में सर्डिनिया पिडमोंट का नया शासक विक्टर इमैनुअल राष्ट्रवादी विचार का था और उनके प्रयास से इटली के एकीकरण का कार्य जारी रहा। अपने नीति के क्रियान्वयन के लिए विक्टर ने काउंट काबुल को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। काउंट काबुल एक सफल कूटनीतिक और राष्ट्रवादी था। काबुल क्या था? एक सफल कूटनीतिक और क्या था? राष्ट्रवादी था। वह इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया को मानता था। अतः इसे ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए फ्रांस के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। 1953-54 ईस्वी के क्रीमिया युद्ध में काबुल ने फ्रांस की ओर से युद्ध में शामिल होने की घोषणा कर फ्रांस के राजनीतिक समर्थन हासिल किया। काबुल ने नेपोलियन थर्ड से भी एक संधि की, जिसके तहत फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ पिडमोंट के सैन्य समर्थक देने का वादा किया। बाद में नील्स और सेवाई नामक दो रियासतों काबुल ने फ्रांस को देने का स्वीकार किया। 1860-61 में काबुल ने सिर्फ रोम को छोड़कर उत्तरी और मध्य इटली की सभी रियासतों को मिला लिया तथा जनमत संग्रह इसे पुष्ट भी कर दिया। 1862 ईस्वी तक दक्षिणी इटली, रोम तथा वेनेसिया को छोड़कर बाकी रियासतों का विलय रोम में हो गया और सभी ने विक्टर इमैनुअल को शासक माना। गौरीबाल्डी इस बीच महान क्रांतिकारी गौरीबाल्डी सशस्त्र क्रांति के द्वारा दक्षिणी इटली की रियासतों के एकीकरण तथा गणतंत्र की स्थापना करने का प्रयास कर रहा था। गौरीबाल्डी ने अपने कर्मचारियों तथा स्वयंसेवकों को सशस्त्र सेना बनाई। अपने सैनिकों को लेकर इटली के प्रांत सिसिली तथा नेपल्स पे आक्रमण किया। इन रियासतों की अधिकांश जनता बुर्बो राजवंश के निरंकुश शासन से तंग होकर गौरीबाल्डी का समर्थक बन गई। गौरीबाल्डी ने यहाँ गणतंत्र की स्थापना की तथा विक्टर इमैनुअल के प्रतिनिधि के रूप में सत्ता संभाली। दक्षिण इटली के जीते हुए क्षेत्र को बिना संधि के गौरीबाल्डी ने विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया। इसने अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को समर्पित कर दी। 1871 तक इटली का एकीकरण मेजनी, काबुल और गौरीबाल्डी जैसे राष्ट्रवादी नेताओं के योगदान के कारण पूर्ण हुआ। छठा क्वेश्चन है, यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रसार में नेपोलियन बोनापार्ट के योगदान की विवेचना करें। नेपोलियन ने विजित राज्यों में राष्ट्रवादी भावना जागृत कर दी। फ्रांसीसी आधिपत्य वाले राज्यों में नेपोलियन संहिता, फ्रांसीसी शासक और अर्थव्यवस्था लागू की गई। इसके कार्यों से इटली एवं जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। साथ ही उसके युद्ध और विजयों से अनेक राष्ट्रों में फ्रांसीसी आधिपत्य के विरोध आक्रोश पनपा, जिससे राष्ट्रवाद का विकास किया। 7वां क्वेश्चन देखते हैं।
राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल किस प्रकार है? विवेचना करें। राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की जागृति का प्रतिफल किस प्रकार है? विवेचना करें। यूरोप में राष्ट्रवाद के इस प्रादुर्भाव ने यूरोप में राष्ट्रवाद के इस प्रादुर्भाव ने यूरोप ही नहीं वरन पूरे विश्व को जागरूक बनाया, जिसके कारण अफ्रीका एवं एशिया उपनिवेश में विदेशी सत्ता के खिलाफ मुक्ति के लिए राष्ट्रीयता की लहर उपजी। इसी परिप्रेक्ष्य में भारत में भी यूरोपीय राष्ट्रवाद के संदेश पहुंचने शुरू हो चुके थे। मैसूर का शासक टीपू सुल्तान स्वयं 1789 में की फ्रांसीसी क्रांति से काफी प्रभावित था। इसी प्रभाव में उसने भी जैकबिन क्लब की स्थापना करवाया था। स्वयं उसका सदस्य बन गया। यह भी कहा जाता है कि श्रीरंगपट्टनम में भी स्वतंत्रता के प्रतीक ब्रिज भी लगाया था। दूसरी तरफ से 19वीं शताब्दी में चलने वाले सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के नेताओं ने भी भारत में राष्ट्रीय चेतना को जगाना शुरू किया। उदाहरण स्वरूप राजा राम मोहन राय स्वयं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में काफी रुचि लेते थे। उन्हें स्वतंत्रता, जनवाद एवं राष्ट्रवाद संबंधों से अपने विचारों के कारण ही 1821 की ही नेपल्सी क्रांति की विफलता पे काफी दुख प्रकट किए एवं 1823 ईस्वी की स्पेनिश स्वतंत्रता आंदोलन की सफलता पे उत्सव भोज दिया। कालांतर में भारत के 1857 की क्रांति से ही राष्ट्रीयता के तत्व पे नजर आने लगे। इस प्रकार यूरोप में जन्मी राष्ट्रीयता की भावना ने प्रथम यूरोप को एवं अंततः पूरे विश्व को प्रभावित किया, जिसके फलस्वरूप यूरोप के राजनीतिक मानचित्र में बदलाव तो आया ही, साथ ही साथ कई उपनिवेश भी स्वतंत्र हुए। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में समाजवाद एवं साम्यवाद पढ़ेंगे। समाजवाद एवं साम्यवाद। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों का शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।